हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो आखिरी रूल है एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके ये रूल आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसे एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया गया कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें बताता है कि वो कैसा है। उसी तरीके से जो एडवर्ब हमारे होते हैं इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि स्पेशली जो वर्ब होता है सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये चीज़ हमें एडवर्ब बताता है। यानी कि जो एडवर्ब होते हैं ये स्पेशली वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसके बारे में बताते हैं। तो इसकी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, रीजन है, कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है। तो इस तरीके से इसमें बहुत से रूल्स हो जाते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे कंजंक्शन का यूज़ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इतने कंजंक्शन का यूज़ आपको देखना है, एज सुन एज, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेनेवर। तो चलिए सबसे पहले हम एज सुन एज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यों ही या जैसे ही वाला। आई केम आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से निकला। इट स्टार्टेड रेनिंग एट वंस, यानी कि तुरंत बारिश होने लगी। तो यहाँ पे एट वंस से ये पता चल रहा है कि तुरंत ये काम होने लगा जैसे ही वो बाहर निकला। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आ गया, ज्यों या जैसे ही। जब इसको आप हिंदी में कंबाइन करेंगे तो इसमें ज्यों ही या जैसे ही आएगा कि जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। ये हो जाएगा ज्यों ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। अब इसमें एट वंस यानी कि तुरंत ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। एट वंस से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इसमें एज सुन एज लगा सकते हैं, बट जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो एट वंस को हटाना होगा। जनरली इसमें एट वंस का यूज़ होता है जिस तरह के अगर एग्जाम्पल आपको मिलते हैं तो, बट ये कंपल्सरी नहीं कि हमेशा एट वंस यहाँ पे आएगा। ये है आई केम आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज सुन एज का यूज़ करेंगे। एज सुन एज का यूज़ सेंटेंस में सबसे पहले ही होता है। ये ना बीच में कहीं आएगा ना लास्ट में आएगा, ये हमेशा एकदम स्टार्टिंग में यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा एज सुन एज, यानी कि जैसे ही आई केम आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर आया। आई केम आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही मैं घर से बाहर आया। अब बारिश होने लगी, ये हो जाएगा इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, इट स्टार्टेड रेनिंग, और एट वंस को हटा दिया जाएगा। ये हो गया एज सुन एज आई केम आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। इस तरीके से इसमें आप एज सुन एज का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये यूज आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें हम व्हेन का यूज़ कैसे करेंगे। वैसे व्हेन का यूज़ हमने नाउन क्लॉज में भी देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज में भी देखा था, और अब व्हेन का यूज़ आप एडवर्ब क्लॉज में भी देखेंगे। जैसे है आई केम इन योर रूम, I came in your room, you were sleeping that time. I came in your room यानी कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था। You were sleeping that time यानी उस समय तुम सो रहे थे। अब इसको पहले आप हिंदी में अगर कंबाइन करिए कि जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तब तुम सो रहे थे, या फिर तुम सो रहे थे जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था। तो यहाँ पे जो व्हेन का यूज़ हम करने वाले हैं, या तो इसको आप एकदम स्टार्टिंग में कर सकते हैं या फिर बीच में भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कि यहाँ पे सबसे पहले आप व्हेन का यूज़ कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा व्हेन आई केम इन योर रूम, यानी कि जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तो तुम सो रहे थे। तो के लिए केवल कॉमा लगाएंगे, तुम सो रहे थे यानी कि यू वर स्लीपिंग। तो ऐसे आप इसमें व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसमें हम व्हाइल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे है व्हाइल का यूज़ अक्सर हम तब करते हैं जब दो एक्शन एक साथ जारी रहते हैं। अगर दो एक्शन एक साथ जारी रहते हैं तो वहाँ पे व्हाइल का यूज़ हम करते हैं। जैसे हैं यू वर स्मोकिंग अ सिगरेट, तुम एक सिगरेट पी रहे थे। ही वॉज लुकिंग एट यू, वह तुम्हें देख रहा था।
तो इसमें देखिए दो एक्शन हो रहा है, एक व्यक्ति जो है सिगरेट पी रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो उसे देख रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन के द्वारा दोनों काम होने चाहिए, केवल दो एक्शन जारी होना चाहिए, तो वहाँ पे आप वाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि जब तुम सिगरेट पी रहे थे तो वह तुम्हें देख रहा था। तो इसमें भी जब आ रहा है, लेकिन इसके लिए आप व्हेन का यूज़ नहीं करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक्शन एक साथ जारी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको बना सकते हैं कि वह तुम्हें देख रहा था, यानी कि ही वॉज लुकिंग एट यू। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे, ही वॉज लुकिंग एट यू, ही वॉज लुकिंग एट यू, वह तुम्हें देख रहा था। अब जब तुम सिगरेट पी रहे थे तो जब के लिए यहाँ पे आ जाएगा while you were smoking a cigarette, while you were smoking a cigarette, ये बन गया he was looking at you while you were smoking a cigarette। इस तरीके से आप इसमें while का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बिफोर और आफ्टर का जो यूज है ये तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में सीखा ही होगा। जो बिफोर और आफ्टर का यूज़ करना पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जाता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। यहाँ पे बिफोर या आफ्टर का यूज एक प्रेपोजिशन की तरह नहीं बल्कि एक कंजंक्शन की तरह होता है, क्योंकि इसके बाद पूरा का पूरा एक क्लॉज आता है। तो ये यहाँ पे किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमारा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुँचे, यानी कि पहले कौन सा काम हुआ, ट्रेन के जाने का, उसके बाद वो स्टेशन पहुँचे। तो इसको आप बिफोर या आफ्टर दोनों में से किसी का भी यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आप इसमें बिफोर का यूज़ करते हैं, आपको देखना है कि जब आपको दो सेपरेट सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें बिफोर या आफ्टर का यूज़ करना है, तो हैड किस वाले में आया है, पहले वाले सेंटेंस में या फिर दूसरे वाले सेंटेंस में। अगर हैड पहले वाले में आया है तो डायरेक्ट आप इसमें बिफोर लगा सकते हैं, और अगर हैड बाद वाले में आया है तो यहाँ पे बीच में आप आफ्टर लगा सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले में यहाँ पे हैड आया हुआ है तो सीधे आप यहाँ पे बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उनके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। यानी कि जब भी आपको ऐसा लगेगा दोनों सेपरेट सेंटेंस में कि एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ है या फिर एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हुआ है, तो वहाँ पे आप बिफोर या आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर का यूज़ करना सीखा है। तो आई होप फ्रेंड्स इतने कंजंक्शन का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम बचे हुए कंजंक्शन का भी यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें अभी बचा हुआ है टिल, अनटिल और व्हेन एवर। तो इन तीनों के भी एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले टिल का एग्जाम्पल जैसे है, दे केप्ट ऑन वॉकिंग, यानी कि वे चलते रहे। दे रीच दियर डेस्टिनेशन, और वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यानी कि वे अपनी मंजिल पर पहुंचने तक चलते रहे। ऐसा इसको कह सकते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने तक वे लगातार चलते रहे। केप्ट ऑन का मतलब कोई काम लगातार चलता रहा, इसके लिए केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का यूज़ होता है। तो ही केप्ट ऑन वॉकिंग का मतलब है कि वे चलते रहे। दे रीच दियर डेस्टिनेशन, और वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यानी कि वे अपनी मंजिल पर पहुंचने तक चलते रहे। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि वे चलते रहे, ये हो जाएगा दे केप्ट ऑन वॉकिंग, दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वे चलते रहे। अब अपनी मंजिल पर पहुंचने तक, यानी कि टिल दे रीच्ड दियर डेस्टिनेशन, तक के लिए किसका यूज़ करते हैं, टिल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे टिल का यूज़ हो जाएगा दे केप्ट ऑन वॉकिंग टिल दे रीच्ड दियर डेस्टिनेशन। इस तरीके से आप इसमें तक के लिए टिल का यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी काम होने तक कोई दूसरा काम होता रहा। अब देखते हैं अगला जो हमारा है अनटिल। अनटिल का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल एक, आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आई शैल वेट टिल योर अराइवल, मैं तुम्हारे आगमन तक प्रतीक्षा करूंगा। अब इन दोनों को अगर हम हिंदी में कंबाइन करते हैं
तो जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, ये हो जाएगा। जब तक नहीं इसमें आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको अनटिल का यूज़ करना होगा। तो इसमें भी सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं, यानी कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तो यानी कि हो जाएगा आई शैल वेट फॉर यू। अब यहाँ पे जब तक नहीं के लिए आपको अनटिल का यूज़ करना होगा, अनटिल। अब इसमें देखिए जब तक तुम नहीं आओगे, तो अनटिल में नहीं भी आ जाता है। अनटिल का मतलब हो गया जब तक नहीं, तो इसके लिए अनटिल के बाद वाले क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता है। तो तुम आओगे ये आगे होना चाहिए, तुम आओगे। और देखिए जब भी दो क्लॉज फ्यूचर में होते हैं तो एक क्लॉज को हम फ्यूचर में और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से लिखते हैं। यानी कि ये जो हमारा इसके अनटिल के बाद वाला क्लॉज होगा इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से लिखेंगे। तो अनटिल के बाद पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें किसको बनाएंगे, योर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। और इसमें अराइव को हम एक वर्ब बना सकते हैं, जो अराइवल है इसको एक वर्ब बनाएंगे तो अराइव हो जाएगा, तो हो जाएगा अनटिल यू अराइव। अब क्योंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए इसमें एस ई एस वगैरह नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू अराइव, यानी कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। इस तरीके से आप अनटिल का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं जब तक नहीं आने पर। अब देखिए व्हेन एवर हम कब यूज़ करेंगे, जैसे है तो अकबर वॉज इन डिफ़िकल्टी, यानी कि अकबर जब परेशानी में होते थे, अकबर परेशानी में होते थे। ही आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प एवरी टाइम, वो हमेशा बीरबल से मदद के लिए कहते थे, बीरबल से मदद मांगते थे। तो अकबर परेशानी में होते थे, वे हमेशा बीरबल से मदद मांगते थे, यानी कि जब कभी अकबर परेशानी में होते थे वे बीरबल से मदद मांगते थे। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो जब कभी, जैसे व्हेन का यूज़ सबसे पहले होता है वैसे व्हेन एवर का यूज़ भी आप सबसे पहले कर सकते हैं कि व्हेन एवर अकबर वॉज इन डिफ़िकल्टी ही आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प, ये हो जाएगा ही आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प। अब इसमें एवरी टाइम नहीं आएगा क्योंकि इसमें जब कभी आ गया कि जब कभी अकबर परेशानी में होते थे वे बीरबल से मदद मांगते थे। When ever अकबर वॉज इन डिफ़िकल्टी ही आस्क्ड बीरबल फॉर हेल्प। इस तरीके से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो आप अगर हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं सेंटेंस को तो इंग्लिश उसका बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ये समझ में भी आ जाता है कि इसमें कौन सा कंजंक्शन होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका जो दूसरा रूल है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। यानी कि प्लेस शो करने वाले जितने भी कंजंक्शन होते हैं इसमें केवल दो ही कंजंक्शन आपको पढ़ना है, एक है वेयर और दूसरा है वेयर एवर। वेयर और वेयर एवर दो कंजंक्शन का यूज इसमें केवल आपको करना है। तो वेयर का मतलब इसमें जहाँ हो जाएगा और वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी हो जाएगा। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही लिव्स एट अ प्लेस, वह एक ऐसे स्थान पर रहता है, नो बडी लिव्स देयर, वहाँ कोई नहीं रहता है। यानी कि वो एक ऐसे जगह पे रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले वह एक ऐसी जगह पर रहता है, यानी कि ही लिव्स एट अ प्लेस, और जहाँ के लिए क्या आ जाएगा, वेयर नो बडी। बस केवल आपको इसमें बीच में वेयर का यूज़ कर देना है फुल स्टॉप की जगह पे। ही लिव्स एट अ प्लेस वेयर नो बडी लिव्स, ये देयर हट जाएगा। ये हो गया ही लिव्स एट अ प्लेस वेयर नो बडी लिव्स, वह एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। तो वह रहता है, ये यहाँ पे रहना के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ रहता है, एट अ प्लेस वेयर नो बडी लिव्स। तो ये पूरा का पूरा लिव के लिए एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप वेयर एवर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा है कि नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, यानी कि नेहरू कई जगहों पर जाते थे। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, और हर जगह पे उनका स्वागत किया जाता था। यानी कि नेहरू जी जहाँ कहीं भी जाते थे उनका स्वागत किया जाता था। तो इसमें भी सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना होगा कि नेहरू जी का स्वागत किया जाता था। तो इसमें भले ही आया कि उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन पहले इसमें हमें नाउन लिखना होगा, यानी कि नेहरू लिखना होगा। उसके बाद वाले क्लॉज में हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे।
तो भले ये क्लॉज हमें पहले लिखना है, लेकिन ही की जगह पे क्या रहेगा, नाउन का यूज़ हम करेंगे इसमें। नेहरू वॉज वेलकम्ड, नेहरू जी का स्वागत किया जाता था, नेहरू वॉज वेलकम्ड। अब वे जहाँ कहीं भी जाते थे, यहाँ पे आप वेयर एवर का यूज़ कर सकते हैं, वेयर एवर ही जाते थे, वेंट। ये हो गया नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, यानी कि नेहरू जी जहाँ कहीं भी जाते थे उनका स्वागत किया जाता था। अब चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम अगला रूल भी देख लेते हैं, जो कि है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। जब भी रीज़न की बात होगी तो उसमें आप कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे उसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो रीज़न के लिए आप बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा है। बिकॉज का यूज़ आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसमें एज या फिर सिंस का भी यूज़ होता है, बट सबसे अच्छा है कि आप इसमें बिकॉज का ही यूज़ करें जहाँ कहीं पे रीज़न की बात हो और उसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो आप सीधे उसमें बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी वीक, आई शैल टीच हिम। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो मैं उसे क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है। मैं उसे पढ़ाऊँगा क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले मैं उसे पढ़ाऊँगा, ये आ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम। अब क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा, बिकॉज ही इज़ वेरी वीक। अब इसी तरह से अगर रहता है कि ही डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, ही वॉज इल, वह कल स्कूल नहीं आया था, वह बीमार था। तो ही डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल, वह कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि वह बीमार था। तो ऐसे आप इसमें बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिंस या एज का यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें सिंस या फिर एज का ही यूज़ करेंगे, ये सेंटेंस में सबसे पहले ही आएगा, और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। जैसे सिंस ही इज़ वेरी वीक, फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं आई शैल टीच हिम, या फिर एज ही इज़ वेरी वीक आई शैल टीच हिम। और सिंस और एज का यूज़ यहाँ पे होता है चूंकि के लिए, जैसे चूंकि वह बहुत कमज़ोर है इसलिए मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से आप इसमें बिकॉज, एज या फिर सिंस का भी यूज कर सकते हैं रीज़न वाली सेंटेंसेस में, जब भी कारण का बोध होगा तो उसके लिए। तो आई होप ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका अगला रूल। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा रूल इसमें है कंडीशन, यानी कि शर्त का बोध होने पर। कंडीशन वाले जो सेंटेंस आपको मिलते हैं तो उसमें आप कौन सा कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन शो करने वाले सेंटेंस में आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, अनलेस का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ अनलेस या फिर इन केस का यूज़ कर सकते हैं। इफ़, अनलेस या फिर इन केस, इन तीन कंजंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं अगर सेंटेंस में एक कंडीशन यानी कि एक शर्त शो हो रहा है, एक शर्त का बोध हो रहा है। तो इफ़, अनलेस या फिर इन केस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इफ़ और इन केस का वही मतलब है यदि या अगर वाला ही, और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। जैसे अनटिल का मतलब जब तक नहीं होता है, वैसे अनलेस का भी मतलब जब तक नहीं होता है। लेकिन अनटिल एक टाइम शो करता है और अनलेस एक कंडीशन शो करता है, एक शर्त शो करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डू नॉट ईट टू मच, इतना ज़्यादा मत खाओ, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। अब इसमें अगर इसको हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि यदि तुम इतना ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो यदि इसमें आ रहा है तो इसमें आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। और डू नॉट ईट टू मच, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से स्टार्ट है, और इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, लेकिन उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसलिए यहाँ भी आप इफ़ के बाद सब्जेक्ट यू ही लिखेंगे। इफ़ यू ईट, यदि तुम खाओगे, टू मच, इतना ज़्यादा। इफ़ यू ईट टू मच, यदि तुम इतना ज़्यादा खाओगे, यू विल फॉल इल, तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे यू विल फॉल इल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल हमारा है कि वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली, यानी कि मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली देखिए। यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन है कि यदि आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली देखेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे।
तो इसको भी आप कैसे बनाएंगे, यदि या अगर के लिए आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर इन केस का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ या फिर इन केस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए वॉच माई वीडियोज़ वर्ब से स्टार्ट है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, तो इफ़ के बाद यहाँ पे हम यू को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़, इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली, रेगुलरली, फिर कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। इस तरीके से आप इसमें इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें अनलेस का यूज़ हो, जैसे वर्क हार्डर यानी कि और कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, यानी कि जब तक तुम और कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो इसमें जब तक आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे, यानी कि तुम पास नहीं होगे, इसी का पूरा सेंस निकल रहा है। तो पहले लिखना होगा यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अब जब तक तुम और मेहनत नहीं करोगे, जब तक के लिए यहाँ पे आ जाएगा अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्डर, ये हो गया यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्डर। तो क्योंकि अनलेस का भी मतलब हो जाता है जब तक नहीं, तो इसलिए अनलेस के बाद वाले क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता है। तो ये हो जाएगा कि यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्डर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट पास, यानी कि अनलेस का यूज़ हम सबसे पहले भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अनलेस हमेशा क्या करता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है। तो इस तरीके से आप कंडीशन वाले सेंटेंस में इफ़, अनलेस या फिर इन केस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका जो 5वां रूल है, जो कि है कंपैरिजन, यानी कि तुलना का बोध होने पर, कंपैरिजन यानी कि तुलना का बोध होने पर, उसमें आप कौन कौन से कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिग्री आपने पढ़ा होगा, डिग्री में आप अगर कंपैरेटिव है तो दैन का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, और अगर पॉजिटिव डिग्री होता है तो उसमें एज या फिर सो एज का यूज़ होता है। तो उसी तरह से इसमें आपको दैन का यूज़ करना है या फिर एज या सो एज का यूज़ करना है। अगर आपने डिग्री पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। चलिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे है राधा इज़ ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है, हर सिस्टर इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, और उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है। तो जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितनी की राधा। तो बस ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है कि हर सिस्टर इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, इसी को आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि हर सिस्टर इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज लगा के बस केवल यहाँ पे आपको कर देना है राधा, यानी जितनी की राधा। बस इसमें आप एज का यूज़ करके इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस होगा कि दूसरे में नॉट के बाद सो आया होगा, तो आप क्या करेंगे, केवल लास्ट में एज लगा के और पहला सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। जैसे हो गया हर सिस्टर इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है इज़ इंटेलिजेंट, his brother is equally intelligent, his brother is equally intelligent, वह बुद्धिमान है, उसका भाई भी उतना ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिए उसका भाई उतना ही बुद्धिमान है जितना कि वह, ऐसा इसमें आ रहा है। तो उतना या जितना, अगर इसमें एक समानता दिखाई जा रही है कि वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई, एक समानता दिख रही है, तो उसमें किसका यूज़ होता है, एज का यूज़ होता है। और अगर उसमें अंतर पता चलता है कि वो उतनी सुंदर नहीं जितनी की है, तो यहाँ पे देखिए इसमें सो एज का यूज़ हुआ है। तो इसमें समानता बताई गई है, तो इसमें एज आपको लगाना होगा। तो ये हो जाएगा हिज ब्रदर इज़ एज इंटेलिजेंट एज, अब केवल इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ला के रख देना है ही। His brother is as intelligent as he, उसका भाई उतना ही बुद्धिमान है जितना कि वह। अब एक देन वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे
आई रन फास्ट, यू डू नॉट रन सो फास्ट। या तो आप इसको एकदम पहले सेंटेंस की तरह बना सकते हैं कि यू डू नॉट रन सो फास्ट एज आई, ऐसे कर सकते हैं, केवल एज लगा के आई कर दें, यू डू नॉट रन सो फास्ट एज आई। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ, फास्टर दैन यू, फास्टर दैन यू, यानी कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ, आई रन फास्टर दैन यू। या फिर आप कर सकते हैं कि यू डू नॉट रन सो फास्ट एज आई। तो दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें कंट्रास्ट शो होगा, अगर दोनों सेपरेट सेंटेंसेस में कंट्रास्ट शो होता है, यानी कि इसमें एक दूसरे के विपरीत रहते हैं दोनों, तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप उसमें कंजंक्शन दो या ऑल्दो का यूज़ कर सकते हैं, दो, ऑल्दो, या फिर इवन इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही इज़ रिच, ही इज़ माइजर, यानी कि वह अमीर है, वह कंजूस है, यानी भले ही वह अमीर है फिर भी कंजूस है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि भले ही वह अमीर है फिर भी कंजूस है। तो दो या ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और यद्यपि या भले ही, और इवन इफ़ का भी मतलब होता है चाहे भले ही। तो तीनों में से कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। बस ये आपको याद रखना है कि दो का यूज़ हम दो और ऑल्दो का यूज़ सबसे पहले करते हैं, और दो को हम बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल्दो को हमेशा ही सबसे पहले रखते हैं। ऑल्दो का यूज़ हमेशा ही सेंटेंस में सबसे पहले होता है। पहले आप दो और ऑल्दो के यूज़ में डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले ऑल्दो का यूज़, ऑल्दो हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले ही आता है, सबसे पहले ही ऑल्दो का यूज़ आप करेंगे और कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ऑल्दो के बाद आप पहला क्लॉज यहाँ पे लिख सकते हैं, ही इज़ रिच, ही इज़ रिच, और इसके बाद आप यहाँ पे या तो कॉमा लगा सकते हैं या फिर येट का यूज़ करके आगे लिख सकते हैं सेंटेंस, ही इज़ माइजर, यानी कि ऑल्दो के साथ आप येट का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो केवल कॉमा भी लगा सकते हैं। बट दो के साथ कभी भी आप येट का यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ हमेशा आपको कॉमा ही लगाना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। येट केवल ऑल्दो के साथ आ सकता है, लेकिन दो के साथ नहीं आ सकता है। अगर हम इसमें दो का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो ही इज़ रिच, फिर कॉमा लगा के ही इज़ माइजर, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ही इज़ माइजर, ही इज़ माइजर दो ही इज़ रिच, यानी कि जो दो है इसका यूज़ आप सबसे पहले भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं, बट ऑल्दो का यूज़ आप हमेशा केवल सबसे पहले ही करेंगे। और ऑल्दो के साथ आप येट का यूज़ कर सकते हैं, बट दो के साथ कभी भी येट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। और अगर आप इवन इफ़ का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इवन इफ़ ही इज़ रिच, यानी भले ही वह अमीर है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के आप लिखेंगे ही इज़ माइजर, फिर भी वह कंजूस है। तो इस तरीके से आप दो ऑल्दो या फिर इवन इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास, ही कुड नॉट पास, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, वह पास नहीं हो सका। अब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो भले ही उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो पास नहीं हुआ। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, फिर भी के लिए आप यहाँ पे येट लगा सकते हैं, वह पास नहीं हो सका, ही कुड नॉट पास, येट ही कुड नॉट पास। तो अगर कंट्रास्ट शो होता है और सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो वहाँ पे आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रेपोजिशन है। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और कंट्रास्ट शो हो रहा है तो वहाँ पे आप दो ऑल्दो या इवन इफ़ का यूज़ करते हैं। अभी कंपाउंड सेंटेंस में भी आपको कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस के बारे में बताया जाएगा, बट उसमें हम अलग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जब जो हमें दो सेपरेट सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें एक रिजल्ट शो होगा तो आप उसमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे। रिजल्ट शो होने पर आप उसमें सो दैट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों नहीं आएंगे, बीच में क्या रहेगा, एक एडजेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे सो और दैट का मतलब क्या होता है, सो का मतलब यहाँ पे होता है इतना और दैट का मतलब होता है
की। इस तरीके से आप इसमें सो दैट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड दिस बुक, यानी वह इस किताब का खर्चा नहीं उठा सकता। तो वह इतना गरीब है, देखिए वह इतना गरीब है कि वह इस किताब का खर्चा नहीं उठा सकता। तो इतना और की इसमें आ गया, तो यानी कि ही इज़ सो पुअर। इसमें जहाँ पे वेरी होगा उसके जगह पे सो कर देना है। ही इज़ सो पुअर, यानी एडजेक्टिव के पहले सो आएगा और एडजेक्टिव के बाद दैट आएगा। तो ही इज़ सो पुअर दैट, और उसके बाद हो जाएगा ही कैन नॉट अफोर्ड दिस बुक। ही कैन नॉट अफोर्ड दिस बुक। इस तरीके से आप इसमें सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिस हाउस इज़ वेरी कॉस्टली, आई कैन नॉट परचेज इट। यह मकान बहुत महंगा है, मैं इसे ख़रीद नहीं सकता। यानी कि यह मकान इतना महंगा है कि मैं इसे ख़रीद नहीं सकता। यानी कि दिस हाउस इज़, इसको भी ऐसे बनाना है कि दिस हाउस इज़, वेरी के जगह पे सो करना है, फिर आएगा एडजेक्टिव कॉस्टली। दिस हाउस इज़ सो कॉस्टली, फिर यहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना होगा। फिर अगला क्लॉज लिख लेंगे आई कैन नॉट परचेज इट। तो बहुत ही सिंपल है इसका यूज़ करना। दिस हाउस इज़ सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट परचेज इट। इस तरीके से आप रिजल्ट शो होने पर सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला रूल, जो कि है पर्पज शो होने पर। अगर सेंटेंस में पर्पज यानी कि उद्देश्य शो होता है, तो वहाँ पे आप कौन सा कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं? उसमें आप सो दैट का ही यूज़ करेंगे, लेकिन एक साथ यहाँ पे इसका यूज़ होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजल्ट वाली में भी आपने सो दैट का ही यूज़ किया था, बट उसमें सो और दैट अलग अलग यूज़ होता था। और पर्पज़ अगर शो हो रहा है तो उसमें सो दैट का यूज़ आपको एक साथ ही करना है। या फिर आप इसमें इन ऑर्डर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट। और इसमें एक और कंजंक्शन आता है लेस्ट। लेस्ट तीनों का मतलब क्या होता है? सो दैट का मतलब होता है ताकि, और अगर देखा जाए तो इन ऑर्डर टू का भी सेम यही सेंस होगा, ताकि। और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। अगर कहीं भी सेंटेंस में आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि, तो उसके लिए आप लेस्ट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का जब आप यूज़ करते हैं तो इसके बाद वाले क्लॉज में हमेशा मे या माइट का यूज़ करते हैं। अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो मे का यूज़, अगर पास्ट में है तो माइट का यूज़। लेकिन जब आप लेस्ट का यूज़ करते हैं तो लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा शुड का यूज़ होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इनके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट का यूज़, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात काम करता है। ही वॉन्ट्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वह ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। तो दिन रात काम करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा सके। तो इसको भी आप ऐसे बनाएंगे कि वह दिन रात काम करता है ताकि वह ढेर सारे पैसे कमा सके। तो पहले इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको लिखना है, वह दिन रात काम करता है, यानी कि ही वर्क्स डे एंड नाइट। ताकि के लिए आ जाएगा यहाँ पे सो दैट, ताकि के लिए सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। अब वह ढेर सारे पैसे कमा सके, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ही कैन या ही मे, यहाँ पे आएगा, कैन नहीं लगा सकते हैं। सो दैट ही मे, क्योंकि देखिए सो दैट के पहले वाला जो क्लॉज है इसमें वर्क्स आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आपको मे का यूज़ करना होगा। अगर ये पास्ट में होता, इसमें वर्क्ड होता, तो यहाँ पे आप माइट का यूज़ करते। तो हो गया ही वर्क्स डे एंड नाइट सो दैट ही मे अर्न। मे के तुरंत बाद इसमें मेन वर्ब आएगा जो कि है अर्न, अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से आप ताकि के लिए सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। ही वर्क्स डे एंड नाइट सो दैट ही मे अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और अगर चाहें तो सो दैट के जगह पे सीधे इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं। ही वर्क्स डे एंड नाइट इन ऑर्डर दैट ही मे अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो जैसे सो दैट का यूज़ है, ठीक उसी के जगह पे आप इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं।
अब चलिए एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं जिसमें लेस्ट का यूज़ हो। जैसे है वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन, यानी संभल कर चलो तुम गिर सकते हो। यानी कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा इसको बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली यानी संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए लेस्ट का यूज़ करेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू। लेकिन इसमें देखिए भले ही मे आ गया है बट लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा शुड का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप शुड का यूज़ करेंगे, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी लेस्ट का यूज़ होता है एज अ कंजंक्शन तो इसके बाद हमेशा जो है इसके बाद वाले क्लॉज में शुड का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप इसमें पर्पज़ वाले सेंटेंस को भी बना सकते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या फिर लेस्ट का यूज़ करके। तो आई होप आपको इन तीनों कंजंक्शन का यूज़ करना भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसमें लास्ट रूल जो बचा हुआ है मैनर, यानी कि ढंग या तरीके का बोध होने पर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। अब जब मैनर यानी ढंग या तरीके की बात होगी तो उसमें आपको एज ए कंजंक्शन एज का यूज़ करना होगा। उसमें आप एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है कि यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, यानी तुमने मुझसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया है। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, मैं भी तुमसे वैसा व्यवहार ही करूँगा, यानी कि मैं तुमसे वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा तुमने मेरे साथ किया है। तो सबसे पहले इसमें आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा, यानी कि आई विल ट्रीट यू। ये चीज़ आप इसको पहले लिखेंगे, आई विल ट्रीट यू, मैं तुमसे व्यवहार करूँगा। अब जैसा तुमने मेरे साथ किया है, तो जैसा के लिए यहाँ पे हो जाएगा एज यू हैव ट्रीटेड मी। आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मैं तुमसे वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा कि तुमने मेरे साथ किया है। तो ऐसे इसमें आप एज का यूज़ कर सकते हैं ढंग या तरीके के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही इज़ राइटिंग, यानी कि वह लिख रहा है। डू राइट इन द सेम वे, यानी कि ठीक उसी प्रकार से लिखो। तो इसमें भी सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे कि ठीक उसी प्रकार से लिखो, यानी कि डू राइट अब एज ही इज़ राइटिंग, जैसा कि वो लिख रहा है। डू राइट एज ही इज़ राइटिंग। इस तरीके से आप इसमें एज का यूज़ करके भी सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं ढंग या तरीके वाले सेंटेंस को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पूरे एडवर्ब क्लॉज में इतने सारे कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप नरेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नरेशन का प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप बिल्कुल अच्छे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तैयार कर सकते हैं।